नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन समाचार में मैं शीना शुक्ला, इमला की एक नई श्रृंखला, एक नई कड़ी के साथ। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो बिल्कुल किसी भी स्टोरी का इमला लिखना नहीं है, ना शब्दों का इमला लिखेंगे। आज हम इमला को लिखें कैसे, इस तरीके को जानेंगे। और इस तरीके को जानने के बाद जो भी हमारे मन में कविता, कहानी कुछ भी आती है, उनको शब्दों में बिखेरें कैसे। सबसे पहले जब हम इमला लिखते हैं, इन चीज़ों की अगर जानकारी हो, आप कॉपी में जब भी इमला लिखने बैठिए, ये कोई कहानी या कविता लिखने बैठिए, आपको हिंदी में दिक्कत है तो इनको जरूर लिख के रखिए, ये आपकी सहायता करेंगी। और जब आपको ये चीज़ें आ जाएगी तो इनकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर आप धारा प्रवाहिता से उस चीज को सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसमें जो सुना जाता है वही बोला जाता है, और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। यहाँ बिंदी भी अपने अर्थ को समेटे हुए होती है। तो चलिए सबसे पहले हम उस तरीके को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अक्षरमाला या वर्णमाला, जिसे आपको जानना जरूरी है, यानी अ से लेकर ज्ञ तक हमें हर शब्द को, आ से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण या अक्षर हमको दिखाई पड़ते हैं, उनकी ध्वनि हमको स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। अगर ट निकल रहा है तो ट की जो ध्वनि है जो कानों में पड़ रही है, तो ट को ट ही लिखेंगे, क नहीं लिखेंगे। इस वजह से हर जितने भी वर्ण या अक्षर हैं उनकी अपनी एक ध्वनि होती है, और उसी ध्वनि को एक चिन्ह के रूप में हमारे समक्ष हमको दिखाई पड़ता है। तो ट निकलता है या म निकलता है तो हमें वो ध्वनि याद करते करते वो वर्ण का जो चिन्ह होता है वो याद करना चाहिए, और इससे हम बहुत अच्छे तरीके से इमला को लिख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बोर्ड पे हमने क्या क्या लिखा है। तो यहाँ देखिए हमने संयुक्ताक्षर लिखा है। अब संयुक्ताक्षर का मतलब होता है जब कोई भी आपका वर्ण हो, कोई भी अक्षर हो जो संयुक्त रूप में हमें दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए ह में ना लगा है, यहाँ द में धा लगा है, द में वा लगा है, और ह में मा लगा है। कहने का अर्थ है कि ये सारे संयुक्ताक्षर होते हैं। अब इसको ध्यान रखना है। वैसे तो अब हिंदी कि जो शुद्ध वर्तनी है उसमें इनको अलग कर दिया गया है, लेकिन पुरानी पुस्तकों में हमको यही रूप दिखाई पड़ता है, इसलिए हमको ये जानना आवश्यक है, जैसे हमें कुछ भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये भी ध्यान रखना है, इसमें ह में न लगा है तो न आपको आधा लगता है, ध और व और म आपको आधा लगता है, लेकिन ये भ्रम है। यहाँ ना ने ह को सहारा दे रखा है, और सहारा देने वाला बड़ा होता है, इसलिए न यहाँ पूरा है और ह यहाँ आधा है। अब संयुक्त अक्षर के बाद आप देखिए स्वर यानी मात्राएं। हमारे स्वर जो है 11 हैं और 2 अयोग वा हैं। इनकी अगर हमको पूर्णतः जानकारी हो जाए तो कभी भी हम कोई भी शब्द लिखने में गलती नहीं करते हैं। अब बात जैसे हम करते हैं अ की, हमने पुराने जो वीडियोस हैं उनमें मात्राओं का जो मैंने आपको तरीका बताया है, उस तरीके को संक्षिप्त रूप में पुनः आप यहाँ देखिए कि जब हम बात करते हैं अ की, तो अ मतलब है कि आपका मुंह, आपके मुंह को देखिए, आपके जो होठ होते हैं जो बोलते हैं, या जितने भी वर्ण होते हैं वो मुख में कहीं ना कहीं टकरा के निकलते हैं, इसको ध्यान रखिए। तो जब हम अ बोलते हैं तो हमारा मुंह बंद रहता है, बहुत हल्का सा खुलता है, तो इसको हम अ कहते हैं। कोई भी व्यंजन बिना अ यानी बिना स्वर, बिना अस्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। अगर इसमें हम अ निकाल देते हैं तो वो वर्ण, अगर आप देखिए क ल, तो दोनों जो अक्षर हैं उसमें देखिए हमारा मुंह जो है वो बहुत कम खुलता है, यानी बहुत कम समय लेता है। अब कल में देखिए, बोलकर देखिए, हर मात्रा की अपनी एक ध्वनि होती है जिसे हमें पकड़ने की आवश्यकता होती है। तो क ल में हमारा देखिए मुंह हल्का सा बंद रहता है और हम कल पढ़ते हैं, यानी कहीं भी हमारा मुंह, हमारा होठ ऊपर की तरफ नहीं खुलता है। तो अब हम बात करते हैं अ की। यहाँ अ की बात हो गई, हम बात करते हैं आ की। मैंने मात्राओं के वीडियो में आपको बताया है कि आ जब एक खड़ी लाइन के रूप में, एक लाइन के रूप में आपको दिखाई पड़ता है किसी भी अक्षर के सामने, तो उसको हमें आ की मात्रा समझना चाहिए, जिसको हम चिन्ह के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। तो जहां भी आ की मात्रा लगी आपका मुंह इतना बड़ा खुलेगा, आ। अगर इसी कल को हम यहाँ पर एक ऐसी
रेखा खींच देते हैं तो इसको कल ना पढ़कर हम काल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क में हमारा मुंह ऊपर की तरफ खुला, आ बड़ा मुंह खुलता है यानी आ की मात्रा होती है, तो यहाँ पर कल जो है वो काल बन गया, जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। कोई भी शब्द, देखिए सबसे कठिन मात्रा आ की मात्रा होती है, क्योंकि इसी में बच्चे हों चाहे हम हो सब कंफ्यूज होते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारा मुंह गुलाई की तरफ से जब ऊपर खुलता है, बड़ा मुंह खुलता है, ज्यादा वक्त लेता है, तो वो आ की मात्रा होती है, जिसको एक डंडे के एक चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। अब हम बात करते हैं ई की। अब ई की बात करते हैं तो यहाँ जैसे छोटी बड़ी पढ़ाया जाता था, लेकिन गलत तरीका है। बच्चे फिर ई से इमली के अलावा उनको ई से कोई भी ध्वनि कहीं जोड़ नहीं पाते हैं। तो ई की जब बात आती है तो ये ध्यान रखना, इसका जो चिन्ह है वो अक्षर के पीछे की तरफ से लगाया जाता है। देखिए ये चिन्ह यहाँ पर मैंने दर्शाया है, हमेशा उल्टी तरफ लगाया जाता है। ये भी मैंने बताया है, जब हम ई की बात करेंगे, ई तो ये छोटी ई की बात करेंगे, आपको यहाँ से मेरा उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन अपने बाएं तरफ से हम इस तरह से हाथ का एक पोजीशन लेते हैं, यानी एक ट्रिक लेते हैं और हम इक करते हैं। तो ध्यान रखिए आपका पेट हल्का सा अंदर की तरफ जाएगा। इस मात्रा में भी बहुत कम समय लगता है और एक हिचकी लेते हुए हम इक बोलते हैं। अब देखिए मात्राएं बदलती हैं तो शब्द बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं तो अर्थ बदल जाते हैं। अब ये कल जो है वो काल में बदला और ये काल जो है मात्रा बदल गई तो कि ला में बदला। अब ध्यान क्या रखना है, हिचकी लेके कि आया और ला पे डंडा आया तो मुंह खुलेगा, और अगर आपने मुंह नहीं खोला तो किल पढ़ेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। इसलिए एक एक मात्राओं की ध्वनि पकड़िए, कानों तक जाती हैं, फिर उनको शब्दों में आप उकेरने का प्रयास करिए। अब हम बात करेंगे ई की। ई की मात्रा क्या है, बहुत वक्त लेती है और गाना गाते हुए चलती है। ई आप जब भी बच्चों को सिखाइए या खुद महसूस करिए तो आप ध्यान रखिए कि ई यानी आगे की तरफ बढ़ती है, उसमें वक्त ज्यादा लगता है। तो आप यहाँ देखिए जब ई की मात्रा लगी तो ये हमेशा अक्षर के सीधी तरफ लगती है, हमेशा अक्षर के सीधी तरफ लगती है, ये ध्यान रखिए। और इसको जब भी हम पढ़ेंगे तो बहुत वक्त लेंगे। कोई भी शब्द होता है उसको बोलकर देखिए, उसमें सारी मात्राओं की जितनी भी ध्वनियां हैं वो अलग अलग हमको सुनाई पड़ती हैं, लेकिन हड़बड़ाहट में सब गड़बड़ हो जाता है और हम गलत तरीके से उसको लिखने लग जाते हैं। अब यहाँ देखिए की ल। अब ल है, अगर आपने इसमें डंडा खींच दिया तो की ला बोलकर देखिए की ल। तो इसमें क्या है, आ का डंडा नहीं लगा हुआ है तो आपको मुंह बंद करके लो पढ़ना है। अगर आपने अ और आ में अंतर महसूस कर लिया तो सारी मात्राएं बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं ऊ की। जब ऊ की बात करते हैं तो ये भी कम समय लेता है, इसको हम छोटा ऊ बड़े के ऊ के रूप में पढ़ते हैं, और इसका जो उसकी चिन्ह होता है वो वर्ण के अक्षर के पेट में छिपा होता है, वर्ण के पेट में छिपा होता है। जैसे मैंने उस मात्रा के वीडियो में बताया है कि बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत शर्माता है और माँ के पेट में ये छिपा हुआ होता है। तो हमेशा जब इस तरीके से हम याद करेंगे तो हमारे तुरंत जहन में आएगा, अच्छा जो माँ के पेट में छिपा होता है ये ऊ की मात्रा है। इस तरीके से याद करने की अभी आवश्यकता है, जब आपको याद हो जाएगा तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़िए तो कभी भी आप भविष्य में गलती नहीं करेंगे। हिंदी को कैसे सीखें, कैसे दूसरों को सिखाएं, बहुत आसान तरीके से आपको आ जाएगा। अब देखिए जब हम पढ़ते हैं कु, हम क्या करते हैं, जहां उ होता है वहां भी ऊ पढ़ते हैं, जहां ऊ होता है वहां हम उ पढ़ते हैं। इसको ध्यान रखिए, इसमें भी आपका पेट हल्के से अंदर की तरफ जाएगा। और एक इसकी मात्रा है, ये उ की मात्रा है। अब यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, कुशल, कु बोल कर देखिए। अगर हम पू कर देंगे तो यहाँ सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप इसको समझिए कि जहां ये उ की मात्रा होगी उसको इस चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है, जो वर्ण के पेट की तरफ छिपा होता है, उसके अंदर घुसा होता है, उसको हम उ कहते हैं। और यहाँ हमने लिखा कुशल। अब ध्यान रखिए श और ल में आ का डंडा नहीं लगा है, यानी आ स्वर नहीं लगा है, अ लगा हुआ है, इसलिए हम इसको कुशल पढ़ेंगे। अब बात हम करते हैं ऊ की मात्रा की। ऊ बदमाश बच्चा है, दोनों भाई हैं ऊ, और ये बदमाश है, बाहर की तरफ भागता है, यानी हर वर्ण के सामने ये लगता है, उसका जो फेस होता है, मुंह होता है, वो सामने की तरफ होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं ऊ।
इस तरह से ध्यान रखिए, एक तरीके से याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। तो ये हो गया कूपन, कूपन क्या हुआ? कूपन। आप इसी तरह फूलदान, इस तरीके से भी जितने भी शब्द हैं जिसमें ऊ और ऊ की मात्रा है उसको ध्यान रखने के लिए दोनों में अंतर करना बहुत आवश्यक है। 10-10 शब्द लिखिए और दोनों को मिलान करिए, बोल कर देखिए। सारा जो आपके अंदर जो जिह्वा होती है वो हर जगह टकराती है और अपना एक अलग ध्वनि लेकर आपके समक्ष आती है, जो हमें कानों को स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं? आप सिर्फ शब्दों को बोलते हैं, शब्दों में पंक्ति को बोलते हैं, वाक्य को बोलते हैं, पूरे दिन बोलते रहते हैं। इसको महसूस करिए, एक एक लाइन को महसूस करिए कि कहाँ कौन सी मात्रा आपने प्रयोग किया है। फिर उसके चिन्ह को याद करिए कि किस चिन्ह के रूप में इन मात्राओं को दर्शाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं री की मात्रा। अब री और रा में लोग कंफ्यूज होते हैं। ये री की मात्रा है और जो क में र लगा होता है वो पदेन र होता है, इसको ध्यान रखना है। और इसको इस चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, यानी जितने भी यहाँ वर्ण आप देखेंगे इसके नीचे देखिए, इस पोजीशन में एक मात्रा लटक के लगती है जिसको हम री की मात्रा कहते हैं। अब का में लगा तो क्री, मा में लगा तो म्री और चा में लगा तो च्री, यानी हर वर्ण के साथ वो री अपने आप आपको सुनाई पड़ेगा। बस ध्यान क्या रखना है कि इस प्रकार वो जो मात्रा लगी हुई है ये री की मात्रा है। अब किसी ने आपको कृपण बोला, आपने कृपण लिख दिया क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। ये री की मात्रा आपको लगाना है, पदेन र नहीं लगाना है। तो इस प्रकार ये री की मात्रा हो गई। अब हम बात करते हैं ए की। अब ए को मैंने भी एक सिंबल से बताया है कि ए यानी जिस एक चुरकी जिसमें होती है उसको ए की मात्रा कहते हैं। तो ध्यान रखने के लिए या छोटे बच्चों को समझाने के लिए हम समझा सकते हैं कि ये ए है और ये ऐ है, यानी गाय ऐ, भैंस है, बकरी है। जिसके 2 सींग होती है वो ऐ है, चुरकी होती है वो ए है। तो अब देखिए यहाँ पर ए की मात्रा का जिसका चिन्ह इस रूप में हमको दिखाई पड़ता है। अब जब बच्चे पढ़ने लगते हैं और उनको नहीं आता है तो आप कहते हैं जरा सर में बेटा लगा के देखो कौन सी मात्रा है। तो जो उनकी कंफ्यूजन ए, आई, ओ, औ में होता है वो दूर कर लेते हैं और सर पे जैसे लगाते हैं उनको याद आ जाता है और ए की मात्रा बोलते हैं। और जो वर्ण हम लिखते हैं उस पर जब मात्रा लगाते हैं तो ध्वनि देखिए के। अब का में ए लगाना, में, मा में ए सुनाई पड़ रहा है ना, टे, टा में ए सुनाई पड़ रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ क में ए लगा तो के और ला, बड़ा सा मुंह खुला डंडा है तो केला हो गया। अब हम बात करते हैं ऐ की। तो उसको फिर इसी तरीके से सिखाइए, गाय है, भैंस है, बकरी है, दीदी की चोटी है। यानी जो भी इस प्रकार से 2 चिन्ह लगाया जाता है किसी भी वर्ण के ऊपर तो वो ऐ की मात्रा होती है। और हर वर्ण के साथ जब हम ऐ लगाते हैं तो उसकी ध्वनि हमको सुनाई पड़ती है। देखिए जैसे हमने का में लगाया तो कै, मा में लगाया तो मैं, चा में लगाया तो चय, ला में लगाया तो लय। अब यहाँ हमने किस में लगाया है? क में लगाया है तो कै। आप ध्यान रखिए कै, अब का में के नहीं निकल रहा है, आई निकल रहा है तो कै, और हमने लिखा कै म रा, तो ये आई की मात्रा हो गई। अब बात हम करेंगे ओ की। अब ओ में हमने जो सिखाया एक चुरकी और एक डंडा, यानी ये क्या है? ओ की मात्रा है। जब वो सीख जाते हैं और हम कहते हैं कि इसको पढ़ो तो वो नहीं समझ पाते हैं, तो एक चुरकी एक डंडा के रूप में उन्हें शुरू में ये याद दिलाना है। तो कहेंगे ओ की मात्रा, मैंने कहा का में ओ की मात्रा लगा तो क्या निकला? तो अपने आप वो बताएंगे कि को निकला। तो यहाँ पर क्या हुआ? कोमल, कोमल। तो इस प्रकार से उनको समझाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं औ की, यानी 2 चुरकी और एक डंडा। ये किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है। अब जब देखिए ए निकला तो ए की ध्वनि सुनाई पड़ी, आई निकला तो आई की ध्वनि सुनाई पड़ी, समझ रहे हैं ना। अब जब ओ निकला तो ओ की ध्वनि। अब चिन्ह रूप में कैसे उसको दर्शाया जाता है, उसको ऐसे 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 करके आप बता सकते हैं जैसे उनको याद रहे। और वो अगर पढ़ने में गलती कर रहे हैं लिखने में, फिर उसी तरीके से अगर वो याद करेंगे तो दोबारा उसको पढ़कर अपने आप शुद्ध कर लेंगे। अब हम बात करेंगे जब औ की, तो 2 चुरकी और एक डंडा। अब उन्होंने ऐसे लगाया तो आप कहेंगे नहीं बेटा उसको लगा के देखो क्या है, वो बताएंगे अच्छा ओ है। अब 2 चुरकी और एक डंडा यानी औ की मात्रा है। अब औ की मात्रा जब आई तो क को निकालो औ लगा के, तो कौ, मौ, चौ, लौ। तो बहुत आसानी से वो बता देंगे कि औ की मात्रा है। अब कौ आ,
तो वो समझ जाएंगे कि मुंह खुल रहा है तो आ का डंडा लगेगा, का में औ की मात्रा निकल रही है। अब बात हम करेंगे अंग और अह की, तो ये हमारे अयोग वाह हैं। अंग यानी जब हम पंचमाक्षर लगाते हैं, क ख ग घ ङ च छ ज ञ च छ ज र न त थ द न प प ब म, तो जो पंचमाक्षर होते हैं उनको हम, आपको मैंने एक वीडियो दे रखा है अनुनासिक और अनुस्वार का, इस प्रकार इसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कंकड़ लिखा और यहाँ हम नि शब्द लिखते हैं। अब बात हम करेंगे अगर इमला की, तो आधा अक्षर बच जाए ये हो नहीं सकता। तो आधा अक्षर जब हम इन अक्षरों में, जैसे अगर मान लीजिए हमने क लिखा और क में अगर हमने अ निकाल लिया तो क क्या रह गया, आधा रह गया। लेकिन जब हम इसको यहां दर्शाते हैं तो इस रूप में दर्शाते हैं, जितने भी पाई वाले अक्षर होते हैं अगर उनको हम वर्ण में परिवर्तित करते हैं, उनका अ हम निकाल लेते हैं, स्वर निकाल लेते हैं, तो इस रूप से हमें दिखाई देता है। अब यहाँ दो रूप में आपको आधा अक्षर दिख रहा होगा। जो पाई वाले अक्षर हैं इस प्रकार लिखे जाते हैं, और जो गोल अक्षर होते हैं उनको आधा कैसे कर सकते हैं, तो हल चिन्ह लगाकर, जो यहाँ दर्शाया गया है कि उनको हल चिन्ह से हम बताते हैं। अब हम बात करेंगे रा के रूप की। ये सारी चीजें आपकी कॉपी में लिखने से बहुत आसानी हो जाती है। रा के रूप, तो रा के रूप में 4 रूपों में दिखाई पड़ते हैं। पहला सामान्य रा, जैसे रमन। दूसरा क्र र, ये पदेन रा है जो अक्षर के पैरों पे लगाए जाते हैं, इसलिए इनको पदेन रा कहा जाता है। इसको क्र, इसको हम ट्र पढ़ते हैं, जैसे क्रम, ट्रक, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेफ, ये उड़नतीरा जिसको आप बोलते हैं। जैसे अगर हमने लिखा, ऐसे लिखा, तो ये रा बीच में पढ़ा जाता है, कर्क, तो ये हमें आना जरूरी है। अब बात हम आ जाते हैं हमारे व्यंजन पे, हमारे अक्षरों पे हम आ जाते हैं। तो क से लेकर श्र तक, चाहे संयुक्त हो, ऊष्म हो, ये जितने भी वर्ण हमें दिखाई पड़ते हैं इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और जानकारी किस रूप में होनी चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से नहीं, का हमने याद कर लिया, नहीं, हमको इसकी ध्वनि को पकड़ना है। चंचल लिखना है तो चंचल लिखना है, तो च अगर हमें सुनाई पड़ रहा है तो ल नहीं लिखेंगे, ये हमको ध्यान में रखना है। अब इमला लिखने का वही फंडा जो इमला वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा है, कि कोई भी शब्द आपके जहन में आते हैं, आपको लिखना है, तो सबसे पहले कितने अक्षर हैं ये पकड़ना है। जैसे हमने एक शब्द बोला, और शब्द बोला हमने चमन, हमने क्या बोला, चमन। अब आपको चमन लिखने के लिए तो देखना है कि कितने अक्षर निकल रहे हैं, च, म और न, और ध्यान क्या रखना है कि आपका मुंह खुल रहा है या आपका मुंह बंद हो रहा है। और जितने वर्ण हम लिखते जाए और जितने अक्षर हम लिखते जाएंगे वो उंगली हम नीचे करते जाएंगे। ये शुरुआती समय की बात हम कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा, बोला गया च म न, अब च आपने यहां से क्या लिया, च लिया है ना। अब यहां से च लेने के बाद यहां से म ले लेते हैं, अब म लेने के बाद यहां से न ले लेते हैं, तो हमारा क्या बन गया, चमन बन गया। अब बस सारे अक्षर निकालकर अगर हम शब्द के रूप में लिख देते हैं तो बहुत आसान तरीके से हम अ के कोई भी शब्द लिख सकते हैं। जैसे हमने बोला, लिखो जगमग, अब जगमग, और उनसे ये कहना है कि आप इसमें से ढूंढ के लिखिए और ये देखिए कि किसी में भी आ का जो डंडा है वो लग रहा है कि नहीं। अब बच्चों ने ज निकाल लिया, अब उसमें से ग निकाल लिया, फिर म निकाल लिया और ग निकाल लिया। अब बच्चों ने लिखा ज ग म ग। अब वो समझ जाएंगे 4 अक्षर है तो 4 ही लिखना है। ज लिख दिया तो नीचे आ गई उंगली, ग लिख दिया तो नीचे आ गई, म लिख दिया तो नीचे आ गई और ग लिख दिया तो नीचे आ गई, यानी जगमग हो गया। तो इस प्रकार से हम अ मात्रा से लगे सारे शब्द बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। बस हमें दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि मुंह खुल कहाँ रहा है और बंद रूप में हमें दिखाई कहाँ पड़ रहा है। अब चलिए हम आ की बात कर लेते हैं। इमला में अगर आपको कोई शब्द बोला गया जिसमें आ की ध्वनि हमको सुनाई पड़ी, लेकिन वो ध्वनि सुनाई कहाँ पड़ रही है, इसको ध्यान आपको रखना होगा। तो बोला गया ज हा ज, बोलकर देखिए, धीरे बोलेंगे चाहे तेज बोलेंगे, लेकिन जहां आ का डंडा होगा वहां अपने आप आपका मुंह थोड़ा सा, आपका होठ ऊपर की तरफ जाएगा, गोलाई की तरफ मुंह
खुलेगा। अब सबसे पहले कितने वर्ण हो गए? ज, हा, ज, 3 हो गए। तो आपको यहाँ ज, ह और ज, ये इनमें से आपको 3 अक्षर लिख लेने हैं। अब आप बोल कर देखिए, ज, हा। तो अपने आप समझ जाएंगे आप कि हा के ऊपर ये आ की मात्रा यानी जो इस चिन्ह के रूप में आ को दर्शाया जाता है वो लगेगा। अब बोला गया यातायात, तो समझ गए ना सबकी 4 अक्षर तो आना ही है। अब आया यातायात। अब यत यत लिख लिए। अब उनसे बोलकर देखिए तो समझ जाएंगे कि यहां पर आ कहां लगेगा। या ता या त, यातायात। तो बहुत आसान तरीके से वो इन चीजों को लगाना सीख लेंगे। अब हम ई की बात कर लेते हैं और ई की बात कर लेते हैं। आप उनको बोलिए, लिखिए किसमिस। अब उनको क्या लिखना है कि मिस। और उनको इसमें अंतर बताना है कि आप लिख कर देखिए, अगर आप कीस मीस लिख देते हैं तो आप गलत लिख देते हैं। तो वो जब जानेंगे पहले तो ये जान गए कि इसमें पेट अंदर की तरफ जा रहा है, हिचकी लेके बोल रहा है, तो ई की मात्रा है। अब ई की मात्रा वर्ण के किधर लगता है ये बताया जा चुका है, तो वो तुरंत इसको जोड़ लेंगे कि यहाँ की और यहाँ स और यहाँ मी और यहाँ स। बहुत आसानी से वो समझ जाएंगे कि इसमें जो ई की मात्रा लगी है वो वर्ण की उल्टी तरफ लगती है और हिचकी लेके लगती है, तो यहाँ ई की मात्रा नहीं लगाना है, यहाँ ई की मात्रा ही लगाना है। अब उनको जमीन बोलिए, जमीन। अब सबसे पहले तो वर्ण वो गिनना जान गए हैं तो उनको बताने की जरूरत नहीं है कि 3 अक्षर ही यहाँ आएंगे। तो ये हुआ ज, ये हुआ म और ये हुआ न। अब ये जमन हो गया। अब वो सोच रहे हैं कि अरे यार ये जमन है, जमन को जमीन बनाने के लिए क्या किया जाए। तो उनके दिमाग में आएगा कि जो स्वर है वो स्वतंत्र हैं, उनको इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जितने भी व्यंजन है कोई शब्द बनने के लिए बिना स्वर की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते हैं। और तुरंत बच्चे ने कहा यहाँ ई की मात्रा लगी है, यानी म किसके पास जाएगा? वो ई के पास जाएगा और बोलेगा भाई लग जाओ तो मैं जमीन बन जाऊं। इस प्रकार से भी आप खेल खेल में सिखा सकते हैं। तो यहां बन गया हमारा जमीन। हम उ और ऊ की बात करते हैं। उ ये भी हिचकी लेगा, बहुत कम समय लेगा। याद क्या रखना है कि अगर कोई शब्द हम बोल रहे हैं तो याद क्या रखना है कि उ और ऊ 2 भाई हैं। एक सीधा है, माँ के पेट में छिपा होता है, एक बदमाश है जो हमेशा भागता रहता है। आपको बोलना क्या है? चुलबुल लिखिए। आपको बोलना है चुलबुल लिखिए, चुलबुल। पूछेंगे, बहुत आराम से बताएंगे कि 4 अक्षर आ रहे हैं। तो यहाँ चुल और यहाँ बुल। अब इसको हम पढ़ेंगे तो चलबल पढ़ेंगे। अब च से अगर पूछिए वो किसके पास जाएगा तो बहुत आराम से बता देंगे, ऊ के पास जाएगा। तो च क्या बन गया? चु बन गया। सीधा बच्चा है तो वर्ण के अंदर छिपा हुआ है। अब चुल तो ल में अपने आप अ की मात्रा समाहित होती है, तो वो हो गया। अब ब किसके पास जाएगा? क्या बू के पास जाएगा? नहीं, ये भी ऊ के पास जाएगा, तो बन गया चुल बुल। अब उनको याद क्या रहा? उनको याद रहा इसकी ध्वनि कि उ की मात्रा है, उ जो हमें कानों में सुनाई पड़ रहा है, पेट अंदर की तरफ जा रहा है। उ है तो ये सीधा बच्चा है, माँ के पेट की तरफ है, तो यानी इसका जो चिन्ह के रूप में हम उ को दर्शाते हैं इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब हम ऊ की बात करें जिसमें ज्यादा समय लगता है और ये गाना गाते हुए जाता है, यानी ऊ। और हमने उनको बोला कि आप लिखिए फू फा। क्या लिखना है? फू और फा, फू और फा। अब समझ गए कि 2 अक्षर हैं, फू और फा। अब इसमें फफ लिख दिए। आप वो सोच रहे हैं कि किसके पास जाएगा? फू, यानी पेट अंदर की तरफ भी नहीं गया, ओ की मात्रा लग गई, तो समझ जाएंगे कि फ जाके प्रार्थना करेगा ऊ से, भाई आके लग जाओ तो मैं फू बन जाऊं, और वो आके लग गया तो फू बना। अब ये तब भी फूफ रह गया। और फ भी दौड़ते हुए किसके पास गया? अ के पास गया और यहां लग गया, तो क्या बन गया? फूफा। इसी तरह फूलदान हो गया। इस प्रकार जो भी ऊ मात्रा वाले शब्द हैं इस प्रकार से हम बहुत आसान तरीके से
लिख सकते हैं। अब हम री की बात करेंगे। री, अब देखिए, का में लगा तो क्री, मा में लगा तो मृ, चा में लगा तो श्री। यानी ये री, देखिए ये जो इसका चिन्ह होता है वो किसी भी अक्षर पर यानी किसी भी वर्ण पर लटक के लगता है। तो इसको देखते ही जान जाना चाहिए कि ये नहीं है, ये गलत है, ये क्र नहीं है, ये क्री है, ये म्र नहीं है, या मृ है। तो जैसे आप बोलेंगे क्री, तो उनके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि री का जो चिन्ह है वो लटकने वाला है। और इस प्रकार आपने अगर कृपण बोला तो बच्चा कृपण लिख लेगा। उसको समझ में आ गया कि री की बात हो रही है जो किसी भी वर्ण के नीचे लटक कर लगती है। तो री की मात्रा है, तो क्री, का में लगा तो क्री, मा में लगा तो मृ। अब हम बात करेंगे ए की। वो आपने तरीका उनको बताया है कि एक चुरकी जिसमें लगी है वो एक ही मात्रा होती है, और किसी भी अक्षर पर जब ए लगाया जाता है तो ए की ध्वनि अपने आप कानों में सुनाई पड़ती। का में लगा तो के, मा में लगा तो मे, और ला में लगा तो ले। अगर आपने उन्हें बोला करेला लिखिए, तो करेला, तीन जो उनके वर्ण है उनके दिमाग में है, तो उन्होंने लिखा क, रे और ल। तो उन्हें ध्यान क्या रखना है? उन्हें ध्यान रखना है कि जो ए है वो किस वर्ण पर निकल रहा है। तो ए निकल रहा है र पे, तो लगा लेंगे, और ला में डंडा आ रहा है तो बहुत आराम से वो करेला लिख लेंगे, क्योंकि उनको ध्वनि पकड़ना आ गया है। अब ऐ की बात करेंगे। उनको बताया जा चुका है कि जिसमें दो चुरकी होती है, यानी गाय ऐ, भैंस ऐ, बकरी ऐ, दो दीदी की दो चोटी ऐ, तो इस तरह से वो उनको चिन्ह याद आ जाएगा कि उसको दो चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है, इसीलिए उसको ऐ की मात्रा बोला जाता है। बोला कि लिखिए सैनिक। अब उनको ऐ की मात्रा भी समझ में आ गया। नि वो पढ़ चुके हैं कि इ लगेगा, और क यानी अ वर्ण समाहित है, और वो सैनिक लिखने के लिए सबसे पहले सैनिक यानी उनको स, न और क। अब ये ध्यान रखना है कि ऐ की बात हो रही है और बताया गया है जिसमें दो चुरकी होती है, दो सींग होती है, दो चोटी होती है, ऐ की मात्रा, तो वो तुरंत स में ऐ की ध्वनि पकड़ के लगा लेंगे। अब स वो नीचे कर लेते हैं, तीन है उनका जो वर्ण है, स नीचे हो गया। अब नी में वो समझ गए कि ये छोटी की मात्रा लगेगी, और क, और वो आराम से सैनिक लिख लेते हैं। अब उनको ए और ऐ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हम ओ की बात करेंगे। ओ यानी वही जो उनको बताया गया है, एक सिंबल, एक चुरकी और एक डंडा। और जब अगर वो भूलते हैं, अगर ये लगा लेते हैं, तो तुरंत वो समझ जाते हैं कि इसको चिन्ह के रूप में, एक चुरकी एक डंडा के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि कभी कभी उनको ध्वनि तो याद रह जाती है लेकिन उसको लिखना कैसे है, उसका चिन्ह क्या है, ये भूल जाते हैं। तो इस तरीके से उन्हें वो याद रह जाता है। अब उनको अगर हमने बोला लिखो सोनम, क्या लिखा? सोनम। समझ गए कितने? अगर आप पूछिए तो बहुत आराम से बताएंगे कि तीन अक्षर आ रहे हैं, सोनम। अब सो यानी ओ की मात्रा, और न और म। और सबसे बढ़िया तरीका है कि जो जो आप लिखते जाइए वो उंगलियां नीचे करते जाइए और कई बार उस शब्द को पढ़िए। और शब्द अगर आप लिखते हैं तो बार बार उसका रिवीजन करिए, तो जो भी गलतियां आपकी होती हैं वो कभी नहीं होंगी। अब हम बात करेंगे आओ की। मैंने कहा ना, का में लगा तो काऊ, मा में लगा तो मऊ। अभी ओ की बात किए थे तो एक चुरकी एक डंडा। आओ की बात करिए तो दो चुरकी और एक डंडा। उनको क्या याद हो गया? उनको याद हो गया कि आओ को दो चुरकी और एक डंडा के रूप में दर्शाया जाता है, और आओ की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। जो मात्रा जिस वर्ण में लगता है, अगर उसके साथ उन अक्षरों को बोलते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से हमें वो सुनाई पड़ती है। अब हमने बोला कि इनको लिखिए कौशल। अब हमने क्या बोला? कौशल। अब वो समझ गए हैं कि क को आओ के पास जाना है, श और ल अपने आप में ही अ की मात्रा लिए हुए हैं, और वो आराम से कौशल लिख देंगे।
कौशल लिख देंगे, कौन लिख देंगे, क्योंकि उन्हें ध्वनि भी समझ में आ रही है कि औ की मात्रा की ध्वनि निकल रही है और उसको इस चिन्ह के रूप में दर्शाया जा रहा है, ये भी बताया गया है, तो ये भी समझ में उन्हें आ रहा है। अब हम बात करेंगे अंग और अह की, जो अयोगवाह हैं। तो उसको देखिए, जब भी हम अंग की मात्रा लगाते हैं तो नाक थोड़ा हम बंद करके बोलते हैं, जैसे रंग, पतंग, ढंग। और जब अह की बात आती है, जैसे निःशब्द, दुख, तो अह की मात्रा निकलेगी क्षह। तो इस प्रकार से ये जो अयोगवाह हैं उनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अभी कुछ चीजें और बची हैं जो थोड़े से संक्षिप्त रूप में हम जानेंगे। जैसे बच्चों को आधे वर्ण वाले जब शब्द बोलते हैं तो वो वहां पर अटक जाते हैं, तो उनको समझाना क्या है कि जो आधा अक्षर होता है वो जब हम बोलते हैं तो यानी पहला अक्षर दूसरे अक्षर में बिल्कुल समाहित हो जाता है, तीसरे अक्षर को फेंक देता है। जैसे अगर हमने बोला अच्छा, हमने बच्चों को बोला कि लिखिए अच्छा, बच्चों ने लिखा अच्छा। अब बच्चों ने क्या लिखा अच्छा, लेकिन बोलना क्या अच्छा। तो अ जो है वो च को खाता है, च को खा लेता है और छ को फेंक देता है, यानी छ की उल्टी कर देता है। तो अच्छा बोल के देखिए, अच्छा, अच्छा, बच्चा। जो भी शब्द आप बोलेंगे तो जो बीच में जहां भी वो आधा अक्षर की ध्वनि सुनाई पड़ेगी, जो पहले का पूर्ण अक्षर होगा उस अक्षर को खाएगा, यानी उसमें एकदम समाहित हो जाएगा, और दूसरे जो अक्षर है उनको तेजी से वेग के साथ वो फेंकता है। अब एक शब्द और देखिए, जैसे आपने बोला नन्हे, अब क्या बोला आपने, नन और हे, नन्हे। अब नन, नन, ना ने किसको खाया, न को, नन, और देखिए पेट अंदर की तरफ जा रहा है, नन और हे, हो गया नन्हे। अब हम बात कर लें जरा से रा के रूप के विषय में। अगर हमने बोला आप लिखिए कृपा, मैंने बोला कृपा, आपने क्या लिखा कृपा, आपने कृपा लिखा, और हमारा जो भी इमला वाला शब्द है वो गलत हो गया। तो जब क में री सुनाई पड़ी तो क्री लिखेंगे हम, री की मात्रा है, ये मात्रा है, और ये र है, पदेन र है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं संयुक्ताक्षर की। जैसे आप बहुत सारे संयुक्त अक्षर देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा होता है ये, और यहाँ ध लगा होता है, तो ये क्या है, ये युद्ध है। ये क्या है, युद्ध। अब इसको इस ढंग से लिखा जाता है, अलग कर दिया गया है, द आधा और द पूरा। यहाँ भी बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए, ध ने द को सहारा दिया है और सहारा देने वाला बड़ा होता है, यानी द आधा है और ध पूरा है, ये ध्यान रखना है। जैसे आपको लिखा होता है द्वारा, क्या लिखा होता है, द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि द में व लगा हुआ है। इसी प्रकार अगर यहाँ लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, तो आपको क्या पढ़ना है, चिह्न, क्या पढ़ना है, चिह्न, जिसको हम चिन्ह बोलते हैं वो गलत होता है, तो इस तरह से हम चिह्न पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर हम कोई चीज लिखना चाहते हैं शुद्ध रूप से और पढ़ना चाहते हैं तो इन तरीकों को जरूर आप अपनाइए। तो जब भी आप इमला के कोई शब्द लिखिए, या जब भी आप कोई अपने मन से कहानी या कविता लिखिए, तो एक बार लिखने के बाद उसको जरूर पढ़िए और इन तरीकों को याद करिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।